आज के मुख्य समाचार। फागली जंगल में 22 वर्षीय युवक का शव बरामद। एसएफआई शिमला जिला सम्मेलन व शिक्षा बचाओ रैली पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। संजौली में विवादित ढांचे को लेकर तनाव बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमक रही हिमाचल की बेटियां। शराब के ठेके पर झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला। पेंशन जारी न होने से भड़के एचआरटीसी पेंशनर्स। तहबेजारी यूनियन का मेयर कार्यालय पर प्रदर्शन। जनवादी महिला समिति का डीसी ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन। हिमाचल में बिजली उत्पादन में 25% की गिरावट। अब समाचार विस्तार से। संजौली में विवादित ढांचे का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। देवभूमि संघर्ष समिति ने आज संजौली में प्रदर्शन का ऐलान किया था। समिति के पदाधिकारियों ने पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि नगर निगम कोर्ट और जिला अदालत द्वारा अवैध घोषित किए जा चुके ढांचे का बिजली पानी कनेक्शन काटा जाए और नमाज सहित सभी गतिविधियों पर रोक भी लगाई जाए। प्रदर्शन की घोषणा के बाद पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। समिति ने पिछले सप्ताह नमाजियों का रास्ता रोकने के मामले में दर्ज हुई एफआईआर को भी वापस लेने की मांग रखी है। समिति का कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर लिखित में निर्णय नहीं देती तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। अनशन के दौरान समिति के अध्यक्ष विजय की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आईजीएमसी अस्पताल ले जाया गया है। वहीं अनशन पर बैठी महिलाओं ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अनशन जारी रखेगी और सरकार के लिखित फैसले का इंतजार करेगी। उनका कहना है कि आदेश आते ही सभी लोग मिलकर धाम के साथ अनशन समाप्त करेंगे। देखिए, 2 दिनों तक तो किसी ने भी हमसे बात करने की कोशिश नहीं की है, पर कल शाम को प्रशासन के कुछ लोगों ने हमारे भाइयों से बात की है और ये लोग बात करने गए थे, तो हमें ऐसे लग रहा है कि शायद प्रशासन अब कुछ हमारी बातों को मान ले। पर जब तक हमें वो रिटर्न में नहीं देता है तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये बात अब हमारी नहीं है, ये बात उन सब भाइयों की है जिन सब ने हमारा साथ दिया है। हमें भी उन भाइयों को जवाब देना है। हमारी प्रशासन से हाथ जोड़कर ये विनती है कि वो हमारी बातों को मान के, क्योंकि हमारी सारी बातें जायज है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये मस्जिद को तोड़ दे। हमें पता है ये ढांचा है, अवैध ढांचा है। मस्जिद तो मैं इसको बोलना भी नहीं चाहूंगी। इस अवैध ढांचे को एकदम से कोई नहीं तोड़ सकता है। हमारी डिमांड है कि जब अवैध है तो आप इसको सील कर दो। आप क्यों शहर में अशांति फैला रहे हो? तो बस हमारा यही मानना है कि प्रशासन हमारी बात मान रहा है। हम यहाँ पे अशांति फैलाने के लिए नहीं आए हैं और ना ही हिंदू संगठन ने कभी अशांति फैलाई है। बस वो हमारी ये इस मस्जिद को सील कर दे और जो ये लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे भाई है, उनके ऊपर जो एफआईआर हुई है उसको वापस ले ले। क्योंकि एफआईआर के लिए एफआईआर तो तब होती है अगर हम कुछ ऐसा करते, हम किसी को मारते। हमने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया है। तो प्रशासन का जो एक तरफा रवैया है उससे थोड़ा सा वो अपनी बुद्धि का यूज करके थोड़ा सा हमारी बातों को वो मोल दे। हम कोई भी अपनी ऐसी बात नहीं मनवा रहे हैं, हम सही बातों को मनवा रहे हैं। तो बस यही। हाँ जी, तो वो उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई है, वो अभी आईजीएमसी गए हैं। तो बस हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से उनकी तबीयत ठीक हो और वो हमारे बीच दोबारा से आए। हमारा कॉल ये तब है अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है, पर कल शाम की बातों से हमें ये लग रहा है कि प्रशासन हमारी बात मान रहा है। अगर प्रशासन हमारी बात मानता है तो ये कॉल ऐसी नहीं है कि हम मारपीट करेंगे, हम पता नहीं क्या करेंगे। ये जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं सब इकट्ठे होकर शांति से हम अपनी बात प्रशासन के कानों तक ले गए हैं और आगे भी शांति से ही काम करेंगे। अशांति फैलाने की ना हमने पहले बात की थी ना हम अब कर रहे हैं। ऐसा कोई माहौल नहीं बन रहा है। आज हमने यहाँ पे भोजन की व्यवस्था की है। हम तो अभी देखिए सुबह का समय है, हम ये चाहते हैं कि प्रशासन हमें अच्छी सी खुशखबरी दे और सब हम एक धाम के रूप में इसको सेलिब्रेट करें। कि आंदोलन की कोई समय सारणी नहीं होती, पहले मैं ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसमें एक चीज़ जो सकारात्मक आई है वो प्रशासनिक अमले की तरफ से जो पहल उन्होंने पिछले कल की है और उस बातचीत में जो मुख्य मांगे थी हमने उनके बीच रखी हैं। एडीएम महोदय उस मीटिंग के एक पार्ट रहे हैं, एडीसी उस एडीएम महोदय पार्ट रहे हैं, एडिशनल एसपी उसके पार्ट रहे हैं, यहाँ के लोकल जो कंसर्निंग एसएचओ हैं वो इसके पार्ट रहे हैं। जो हमारी जो मांगे हैं
उस मांगों पर क्या हो सकता है, क्या बस पॉसिबल है, उस पे प्रशासन अभी चर्चा कर रहा है कि उस पे क्या निर्णय लेके उनको यहाँ आना है। हम अपने आप में क्लियर है, जब तक लिखित रूप से कोई भी आदेश प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हमारे तक नहीं पहुंचता है, हमारा जो शांतिपूर्ण ये अनशन है ये कंटिन्यू रहेगा। जैसा कि 11 बजे का जो हमारा ऐलान है वो एज इट इज रहेगा, वो शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। हम एक शांत प्रिय देश में रहते हैं, शांत प्रिय प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं, लेकिन आंदोलन बंद नहीं है, ये जारी रहेगा। और अनशन है, मैं और मदन ठाकुर जी यहाँ अभी हैं और लोग बैठे हैं, ये अनशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक कोई रिटर्न ऑर्डर प्रशासन हमारे तक नहीं पहुँचा। हाँ देखिए, सुबह के समय उनकी थोड़ी तबीयत में गड़बड़ाई है, उनके कुछ अपना जो इशू है उसको देखते हुए, मद्देनजर देखते हुए हमने उनकी जो तबीयत बहुत ख़राब थी, हमने उनको अभी हॉस्पिटल पहुंचाया है। अब वहाँ पर क्या डॉक्टर चिकित्सक कहते हैं तो उसके बाद आपको ये मीडिया में साझा करना है। एसएफआई शिमला जिला कमेटी ने आगामी 22 और 23 नवंबर को कालीबाड़ी हॉल में होने वाले 38वें जिला सम्मेलन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस वार्ता में जिला सचिव पवन कुमार, सह सचिव विवेक और शहरी सचिव प्रवेश मौजूद रहे। शहरी सचिव प्रवेश ने बताया कि सम्मेलन में जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से 250 से अधिक छात्र प्रतिनिधि शामिल होंगे। जिला सचिव पवन कुमार ने हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार भी केंद्र की तरह शिक्षा का निजीकरण और बाजारीकरण बढ़ा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सार्वजनिक तौर पर नई शिक्षा नीति का विरोध करती है, लेकिन प्रदेश में इसे लागू कर रही है। एसएफआई ने दावा किया कि पिछले 3 वर्षों में 818 स्कूल डिनोटिफाई और 535 स्कूल मर्ज किए गए हैं, जबकि 100 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ने का निर्णय सरकार की केंद्रीयकरण और निजीकरण नीति को दर्शाता है। प्रवेश ने जो आज की हमारी प्रेस वार्ता थी उसके ऊपर पूरी पृष्ठभूमि इसकी रख दी है। जो हमारा आने वाला 22 और 23 नवंबर को जो एसएफआई शिमला जिला का वार्षिक सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें तमाम मुद्दे भी साथी ने अभी आप लोगों के बीच रखे। इसमें विषय जो मुद्दा है, खासतौर पे आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले लंबे समय से जो हिमाचल प्रदेश या पूरे देश की अगर बात की जाए, जिस तरीके से समावेशी और समतामूलक शिक्षा के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एक पहाड़ी राज्य जो जाना जाता है पूरे देश भर के अंदर, जो वहां पर एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसके ऊपर सबसे ज्यादा उसका जो एक प्रभाव जो देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही के अंदर हम लोगों ने देखा कि पिछले 2 सालों के अंदर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 535 स्कूल ऐसे हैं जिनको मर्ज किया गया और 818 स्कूल को बंद कर दिया गया, जिनकी टोटल संख्या जो है 1353 होगी है। तो एक बहुत बड़ी संख्या है कि जिस तरीके से पिछले 2 सालों के अंदर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1353 स्कूल को ताला लगाने का काम किया गया है, इससे साफ तौर पर दिखता है कि किस तरीके से धीरे धीरे करके जो एक समावेशी और समतामूलक शिक्षा या जिसे सरकारी शिक्षा कहा जाता है, जिसको बहुत सुनियोजित तरीके से जो है खत्म किया जा रहा है। इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि आज पूरे तरीके से 2013 के बाद जो था छात्रों का जनवादी अधिकार छात्र संघ चुनाव होता था, उसके ऊपर भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पाबंदी लगा दी गई है। और दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि आज वर्तमान समय के अंदर भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर 80% से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो स्टूडेंट मूवमेंट, स्टूडेंट पॉलिटिक्स या जो उस समय की जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो एससी का गठन होता था, वहां से वो सारे लोग, वो सारे प्रतिनिधि चुन के आते हैं। दूसरी ओर हम लोग देख रहे हैं कि 2013 के बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक नॉमिनेटेड एससी का गठन किया जा रहा है, जिनका छात्रों की मांगों से कोई भी लेना देना नहीं है, वो मात्र अथॉरिटी और जो गवर्नमेंट है उसके सामने केवल एक कठपुतली की तरह काम करता है और ना ही जो छात्रों के जो मूलभूत सुविधा या छात्रों की जो दूसरी जो बेसिक नीड है उसको लेके कभी भी वो जो है प्रभावी ढंग से नीचे छात्रों के बीच देखने को हमें नहीं मिलता है। तीसरी ओर हम लोग देख रहे हैं कि लगातार पिछले 2020 के बाद, खासतौर पे जब कोरोना के काल में हिंदुस्तान की सरकार द्वारा, जो मोदी सरकार उसके द्वारा हिंदुस्तान के अंदर एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंप्लीमेंट किया जाता है, जिसको बिना चर्चा परिचर्चा के संसद से जो है बिना चर्चा परिचर्चा के पारित किया जाता है और हिमाचल पहला ऐसा स्टेट बनता है जो उस एनईपी को अपने स्टेट के अंदर इंप्लीमेंट करता है। 2022 तक हम लोग देख रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार थी जो पूरे जोर
के साथ इस एनईपी का समर्थन कर रही थी, लेकिन दूसरी ओर 2022 के बाद जब से हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार चुन के आई थी, जो पूरे देश प्रदेश भर के अंदर इस एनईपी का खुले तौर पे जो विरोध कर रही थी, जब 2022 के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर सुक्खू सरकार चुन के आती है, आज पूरे उसी रूप से उस एनईपी को अपने स्टेट के अंदर इंप्लीमेंट कर रही है, जिसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं। अभी न्यूज़पेपर के जरिए हमने जो पिछले 5 दिन पहले जो हमें जानकारी प्राप्त हुई कि पिछले 3 सालों के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने सरकारी स्कूलों में जो ड्रॉप आउट किया है। तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आज हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत सुनियोजित तरीके से सरकारी शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, और दूसरी ओर लगातार जो एक निजी शिक्षा है उसको बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, जिससे हिमाचल प्रदेश के अंदर है, पूरे देश के अंदर जो एक समाज का गरीब तबका है, जो किसान मजदूर है, उनके फैमिली के ऊपर ये सबसे ज्यादा संकट के बादल आज जो है मंडरा पूरे देश के अंदर है। तो एक बड़ा संकट का विषय। इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि कॉलेज के अंदर जिस तरीके से पीटीए फीस के नाम पे जो लूट चली है, अभी हमने 2023 के अंदर जब कोटशरा कॉलेज के अंदर आरटीआई लगाई थी, तो हमने देखा कि कोटशरा कॉलेज के अंदर 21,60,000 रुपए जो है पीटीए फीस के नाम पे इकट्ठा किया गया, जिसका कॉलेज प्रशासन के पास कोई औपचारिक ब्यौरा नहीं है कि उस पैसा का इस्तेमाल कहां हुआ। उसी तरीके से हमने संजौली महाविद्यालय के अंदर भी आरटीआई के जरिए जब उसकी जानकारी हासिल की, तो उसमें भी हमने देखा कि लाखों का घोटाला हुआ है, और 80,000 से ज्यादा फंड ऐसा है जो कॉलेज अथॉरिटी द्वारा जो है अपनी मीटिंगों में इस्तेमाल किया जा रहा है, चाय समोसे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा हमला आज की डेट में है, और जिस तरीके से सिस्टमैटिक क्राइसिस के जरिए इस पूरा जो ये लूट मची हुई है इसको सहारा दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें सरकार का जो एक इंटरवेंशन होनी थी कि किस तरीके से इस लूट को खत्म किया जाए, इसके ऊपर भी हम लोग देख रहे हैं कि सरकार का कोई भी कंट्रोल जो है देखने को नहीं मिल रहा है। हिमाचल की बेटियां कबड्डी में लगातार प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। महिला विश्व कप कबड्डी में इस बार हिमाचल की 5 खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा बने। इसमें कप्तान ऋतु नेगी, उप कप्तान पुष्पा राणा और साक्षी शर्मा सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र से है, जो प्रदेश की प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर रही है। इसी बीच सिरमौर की नई पीढ़ी की 3 खिलाड़ी नेहा, कृतिका और विजय लक्ष्मी का चयन सब जूनियर अंडर 16 नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। ये प्रतियोगिता 27 से 30 नवंबर तक हरियाणा में आयोजित होगी। इसके साथ ही आरुषि का चयन अंडर 14 स्कूली राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए किया गया है, जहां उसे स्टैंड बॉय पर भी रखा गया है। सिरमौर जिला लंबे समय से महिला कबड्डी का गढ़ माना जा रहा है। छिलाई क्षेत्र में स्वर्गीय हीरा सिंह नेगी को कबड्डी का द्रोणाचार्य कहा जाता था। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए सिरमौर कबड्डी संघ के पूर्व महासचिव जीएस नेगी नई प्रतिभाओं को तराशने में छुटे हुए हैं। जीएस नेगी के अनुसार अंडर 16 में सिरमौर ने लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाकर अपनी मजबूत पकड़ साबित की है। नई पीढ़ी की ये उपलब्धियां हिमाचल में महिला कबड्डी के उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करती है। एचआरटीसी के हजारों पेंशनर्स को इस महीने की 20 तारीख तक भी पेंशन जारी नहीं हुई, जिससे प्रदेश भर के पेंशनरों में भारी रोष फैल गया है। पेंशन न मिलने के विरोध में शुक्रवार को पेंशनरों ने शिमला स्थित पुराने बस अड्डे पर निगम मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों का कहना है कि हर महीने पेंशन प्राप्त करने में देरी हो रही है और पेंशन की तय तिथि नहीं होने के कारण पेंशनर के सामने गुजर बसर का संकट पैदा हो गया है। उन्होंने बताया कि बार बार सड़क पर उतरकर अपनी मांगे उठाने के बावजूद सरकार उनकी समस्याओं को अनसुना कर रही है। पेंशनर्स ने आरोप लगाया कि एचआरटीसी के करीब 8,500 पेंशनर लगातार परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर पेंशनरों को 3% डीए जारी करने की अधिसूचना अभी तक न निकलने पर भी पेंशनरों ने नाराजगी जताई है। पेंशनरों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द पेंशन जारी करने की व्यवस्था और डीए संबंधित निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को परिवहन परिवार उनको तो आगे की सोच रखनी चाहिए और इतना विश्वास था ये एक
पेंशन जो देरी होने का कारण है, आज दिन तक सभी मंचों पे हमने इसको उठाया है, परंतु पेंशन का कोई भी स्थायी समाधान नहीं हुआ। और आज महीने की 21 तारीख होने जा रही है, मतलब दूसरी पहली आने के लिए लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि वो दूसरी पेंशन और अपनी सैलरी ले पाएं। परंतु बड़ा खेद का विषय है कि परिवहन का कर्मचारी आज सरकार के भिन्न भिन्न दरवाजों से अपनी आवाज को बुलंद करता हुआ आज यहाँ मजबूरन इनको जो है अपने एक गेट मीटिंग के माध्यम से अपने रोष को प्रकट करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो हमारा ये परिवहन निगम का जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, उनको एक ऑर्डर किए कि सैलरी के साथ आपको 3% डीए भी दिया जाएगा। जब हिमाचल सरकार को पूछा गया तो उनका कहना था कि हमने सारे सरकारी विभागों को और रिटायरियों को एक अलग आदेश किए, परंतु हमारे प्रबंधन वर्ग ने सिर्फ सर्विंग जो स्टाफ है उनको ही 3% डीए के ऑर्डर किए और उनको मिल भी चुका है, परंतु रिटायरी को ना पेंशन मिली है ना 3% डीए मिला है। तो प्रबंधन से आपको सवाल करना चाहिए, क्योंकि एमडी तो सेवानिवृत्त कर्मचारी है परिवहन के, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर भी वही है और जो सर्विंग स्टाफ है उनके भी एमडी वही है। ये डिस्प्यूटेड ऑर्डर क्यों किए? जब सरकार कह रही है, हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैंने तो सबको कहा है कि सबको आदेश करे 3% डीए के, तो ये क्यों नहीं हुए? ये तो आपको मैनेजिंग डायरेक्टर महोदय जी से पूछना चाहिए। आगे अभी तो मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमने आज डिसीजन लिया है कि 28 नवंबर 2025 को तपोवन में धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा जो शुरू हो रही है 25-26 तारीख से, उसमें 18 संगठन जो सरकारी और अर्ध सरकारी महकमों में जो कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मचारी है वहां धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आज मैं भी इस गेट मीटिंग के माध्यम से ये घोषणा करता हूं कि हमारे जो कर्मचारी है सेवानिवृत्त कर्मचारी, वो सभी जो है ना इस धरने में धर्मशाला में शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के घेड़ा गांव में शराब की ठेके के पास हुए विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर 2 नशे में धुत व्यक्तियों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने पुलिस कर्मियों पर कांच की बोतलों, ईंटों, पत्थरों और डंडों से हमला किया, जिसमें 2 पुलिस जवान घायल हो गए हैं। हमले में पुलिस वाहन का शीशा टूट गया और नालागढ़ थाने के प्रवेश द्वार पर भी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार खेड़ा निवासी श्याम सिंह और दीपक ठाकुर शराब के ठेके पर कर्मचारियों से झगड़ा कर रहे थे। कर्मचारियों की शिकायत पर नालागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, क्योंकि क्षेत्र मानपुरा थाना क्षेत्र में आने के बावजूद नालागढ़ वहां के करीब है। जैसे ही पुलिस वाहन मौके पर पहुंचा, दोनों आरोपियों ने पथराव शुरू कर दिया और बोतलें फेंक जवानों को घायल कर दिया। बताया गया है कि दोनों आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रह चुके हैं। एएसपी अशोक वर्मा ने बताया कि दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया है, जहां से उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। सरकारी वाहन और थाना संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा ड्यूटी में बाधा डालने पर मानपुरा थाना में मामला दर्ज किया गया है। रेडी फेडी तहबाजारी यूनियन से जुड़े सेठों ने आज नगर निगम शिमला के मेयर कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में तहबाजारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। यूनियन का नेतृत्व शिमला तहबाजारी यूनियन के अध्यक्ष दर्शन लाल ने किया। दर्शन लाल ने आरोप लगाया है कि नगर निगम तहबाजारियों को केवल आश्वासन देकर टाल रहा है, जबकि जमीन पर हालात बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि निगम केवल अपने पहचान वाले लोगों को ही बैठने की अनुमति दे रहा है, जबकि वास्तविक गरीब तहबाजारियों को हटाया जा रहा है और उन पर चालान भी काटे जा रहे हैं। यूनियन ने यह भी आरोप लगाया कि नगर निगम के अधिकारी सामान जब्त करने के बाद उसे वापस नहीं कर रहे हैं। जब्त किए गए सामान का कार्यालय में भी हिसाब नहीं मिल रहा है। तहबाजारियों का कहना है कि 1200 रुपए की चीज उन्हें 2000 रुपए में देकर वापस लेने पड़ रही है, जो उनकी दैनिक कमाई से अधिक है। इसके साथ ही तहबाजारियों ने डीसी ऑफिस और उससे जुड़े अन्य कार्यालयों में कागजी कार्यवाही पूरी नहीं करने के लिए अतिरिक्त पैसे वसूलने का भी आरोप लगाया है। यूनियन का कहना है कि फॉर्मेलिटी पूरी कराने के नाम पर तहबाजारियों का शोषण किया जा रहा है। बाहर जिसमें करते हैं, हम भी जाते हैं, हम बाहर रोड पर कहीं लड़ाई होती है, खड़े हो जाते हैं, अपना वजन नापते हैं,
पुराने जमाने में 1 रुपया होता था, 2 होता था, 5 होता है, कोई मर्जी से 10 रुपया भी दे देता है। अब बताइए मुझे, वेइंग मशीन कितनी की होती है? इतनी सी, इतनी सी होती होगी, इतनी सी है, 1 फुट, 1 फुट, 1 बाई 1। इस मशीन को उठाया, कॉरपोरेशन ने यह तर्क दिया कि आप सड़क के किनारे बैठ नहीं सकते हैं। मशीन को जब्त किया। यह मशीन वो गरीब आदमी खरीद भी नहीं पाया था, उसको किसी ने गिफ्ट दी थी कि अपने परिवार का अपना वो गुजर बसर कर ले। 1200 रुपया उसकी कीमत थी और फाइन किया कॉरपोरेशन ने 2000 रुपया। यही से लड़ाई शुरू हुई थी। कॉर्पोरेशन मुर्दाबाद, नगर निगम होश में आओ। मैं तैबजारी अध्यक्ष दर्शन जी, आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं मेयर ऑफिस में क्योंकि जो हमारे कार्ड रिन्यू होने थे उसके लिए नगर निगम ने जो डॉक्यूमेंट मांगे थे वो हमने पूरे दिए हैं। और एक डॉक्यूमेंट ऐसा है कि जिसमें बहुत सी ऐसी शर्तें हैं कि हम जब चाहें तब आपको उठा सकते हैं और जहां हम बोलेंगे वहां बिठा सकते हैं। और कोई स्टोव नहीं जलाना है, कोई जहां कुछ पकाना नहीं है ताज़ा। आप ये सोचो कि जो स्टोव नहीं जलाएगा वहां पकाएगा नहीं तो घर से बना के लाएगा, ठंडा खाना कौन खाएगा? तो एक बात तो ये रही। और हर तीसरे दिन आके जो सामान उठा रहे हैं उसके विरोध में भी हम आए हैं। और जिसका सामान ले जाते हैं उसका सामान पूरा नहीं देते हैं। और जो हमारे कार्ड की ये लेटर ले जाओ, नहीं तो आपको कार्ड बनेगा नहीं और आपका हम लिस्ट से नाम हटा देंगे। और जो लिस्ट इन्होंने अब 300 लोगों की बनाई है, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनको साल भी नहीं हुआ, 6 महीने हुए हैं, पता नहीं किसकी सह पे ये हमारे लोगों को तंग कर रहा है। हालांकि कुछ ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड हो, चलने की बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ से भी ये इन लोगों को उठा रहे हैं और इनका तीसरे दिन सामान उठा के लेके जा रहे हैं। और जब सामान लेने जाते हैं तो उसके बाद 1000 रुपया ये जुर्माना लगा रहे हैं। और जिसका सामान अनगिनती करके ले जाते हैं उनका सामान पूरा नहीं देते हैं। तो हम कॉरपोरेशन से ये मांग करते हैं कि ये जो बैंडिंग जोन चयनित किए हुए हैं, सबकी वीडियोग्राफी हुई है, उनको वहाँ पे अच्छे ढंग से बिठाया जाए। हमारे लोगों को डॉक्यूमेंट बोला था, उसके ऊपर हम तैयार नहीं थे। फिर इन्होंने हमारी एक मीटिंग बुलाई, हम मिले। इन्होंने बोला खाली आप रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद हम देख लेंगे। तो सबने रजिस्ट्रेशन हो गया, अब कार्ड नहीं बनेगा। आप ये देखो कि 1000 कुछ लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उसमें 7 और 10 का आंकड़ा दे रहे हैं कि जिनके डॉक्यूमेंट पूरे हैं और बाकी के नहीं हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, जो पहले कार्ड बने हुए थे हमारे, वो खाली एक आधार कार्ड पे बना हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे कार्ड पहले बने हैं उसी के आधार पे हमारे कार्ड बनाए जाएं। आधार कार्ड से हर कुछ लिंक है, पुलिस वेरिफिकेशन में भी लिंक है, जहाँ भी है कोई भी कागज हो उसमें आधार कार्ड जो मान्य है। पर ये कॉर्पोरेशन पता नहीं ये सब कमेटी का हवाला देता है, पता नहीं सब कमेटी को क्या चाहिए इन लोगों से। ये जो गरीब लोग हैं इनको तो ये भी नहीं पता कि ये जो मांग रहे हैं डॉक्यूमेंट ये क्या होते हैं। अब कुछ 1-2 महीना तो हमारे लोग इतने परेशान हो गया, कोई थाने दौड़ रहा है, कोई डीसी ऑफिस जा रहा है, कोई ये कागज बना रहा है। तो डीसी ऑफिस में भी ये देखो कि जो कागज बनाने वाले हैं वो किसी से 800 रुपया ले रहे हैं, किसी से 1200 रुपया ले रहे हैं। जो इतनी लूट हो गई थी तो फिर हमने इस पे रोक लगाई, लोगों को अपने को बोला कि आप ये रहने दो, ये कागज मत बनाओ। कि पहले ही आप एक तो दिहाड़ी तोड़ते हैं, एक आपको 1000-1200 रुपया लगता है, जो कागज 150 में बनता है 1200 रुपया लिया इन लोगों ने। तो हम यही कॉर्पोरेशन को बोल रहे हैं कि हमारे जो नॉर्मल जैसे पहले वेंडर कार्ड बनाए थे उसी आधार पे बनाए जाएं, और जो हमारे साथी छूट गए हैं उनके भी कार्ड बनाए जाए। लिस्ट में जो जिनके नाम है, जिनके नहीं हैं, जो काफ़ी पुराने समय से बैठे हुए हैं, उनकी भी आप वीडियोग्राफी कराओ और उनके भी कार्ड बनवाओ।
राजधानी शिमला के फागली इलाके में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब जंगल में 22 वर्षीय युवक का शव पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार सुबह कुछ लोग पेयजल लाइन की मरम्मत करने फागली जंगल के नाले की ओर गए। काम के दौरान उन्होंने नाले के पास एक युवक का शव पड़ा हुआ देखा। वह देखकर घबरा गए और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। युवक की पहचान और मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लग पाएगा। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। क्षेत्र में शव मिलने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बरसात का मौसम समाप्त होते ही जल विद्युत उत्पादन में तेज गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं में अब रोजाना उत्पादन औसतन 25% तक घट गया है, जहां बीते माह तक हिमाचल में प्रतिदिन लगभग 350 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा था। वहीं अब यह घटकर 250 से 260 लाख यूनिट प्रतिदिन रह गया है। राज्य के अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं बरसाती जल स्रोतों पर निर्भर है। मानसून समाप्त होने और नदियों में जल स्तर घटने से टरबाइन पूरी क्षमता से नहीं चल पा रही है, जिसके चलते बिजली उत्पादन पर सीधा असर पड़ा है। इसी बीच ठंड बढ़ने और तापमान में गिरावट के कारण राज्य में बिजली की मांग 330 से 340 लाख यूनिट प्रतिदिन तक पहुंच गई है। घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा हीटर, गीजर और अन्य विद्युत उपकरणों के बढ़ते इस्तेमाल से खपत में लगातार वृद्धि हो रही है। इस समय उत्पादन और मांग के बीच 70 से 80 लाख यूनिट प्रतिदिन का अंतर बन गया है। इसी कमी को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने पंजाब और छत्तीसगढ़ से 50 से 60 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की है। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार गर्मियों में जब हिमाचल की जल विद्युत परियोजनाएं पूरी क्षमता पर चल रही थी, तब राज्य ने पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ को बैंकिंग व्यवस्था के तहत अतिरिक्त बिजली दी थी। अब उन्हें राज्यों से वही बिजली वापस ली जा रही है ताकि मौजूदा मांग पूरी की जा सके। इसके साथ ही राज्य सरकार और बिजली बोर्ड ने खुले बाजार से भी बिजली खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के माध्यम से प्रतिदिन आवश्यक मात्रा में बिजली की खरीद की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि तापमान में और गिरावट आती है तो दिसंबर और जनवरी में बिजली की मांग और बढ़ सकती है, जिससे राज्यों को और अधिक बिजली बाहर से खरीदनी पड़ सकती है। विद्युत बोर्ड ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अनावश्यक बिजली की खपत से बचे और ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग करें, ताकि राज्य में बिजली की कमी को कम किया जा सके और ऊर्जा संतुलन बनाया रखा जा सके। महिला सुरक्षा के बढ़ते मामलों के विरोध में जनवादी महिला समिति ने आज उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। समिति के महासचिव फाल्मा चौहान ने हाल ही में मंडी जिले में नमता नामक महिला पर उसके पति द्वारा किए गए एसिड अटैक की कड़ी निंदा की और सरकार व प्रशासन से तत्काल सख्त कार्यवाही की मांग की। धरना प्रदर्शन के दौरान फार्मा चौहान ने मांग रखी कि पीड़िता ममता के बच्चों को तुरंत मुआवजा दिया जाए, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि ऐसे अपराधों पर रोक लगाई जा सके। प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस, प्रभावी और सख्त कदम उठाए। धरने में शामिल महिलाओं ने जोरदार नारेबाजी की। समिति ने चेतावनी दी कि यदि सरकार और प्रशासन ने महिला सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। समिति ने स्पष्ट कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाएं बेहद चिंताजनक है और अब कार्यवाही के बिना पीछे हटना संभव नहीं है। आप लोग जानते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार और ये सारी चीज़ें बढ़ी हैं, उसको लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ अभी एडीएम को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि अभी हाल ही में पिछले 15 नवंबर को जो मंडी में जो ममता नाम की लड़की के ऊपर जो उसके पति के द्वारा जो एसिड अटैक किया है, उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ पर ये कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि ये पहला मामला नहीं है, पहले भी 2005 में भी वही मंडी में
ममता नाम की लड़की थी वो, उसके ऊपर भी एसिड अटैक हुआ है। आप लोग जानते हैं, आप लोग भी यही शिमला के हैं, शिमला में जो 2004 में जो इशिता है उसके ऊपर भी यहाँ पर एसिड अटैक हुआ। एक तो हमारी मांग है इसके माध्यम से कि एक दो जो एसिड बेचने वाले लोग हैं, प्रशासन इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे और इनको जो है कानून के दायरे में लाया जाए। दूसरी बात है हमारी कि इस तरह से ये जो घटनाएं घटित हो रही है, इन घटनाओं में जो संलिप्त है, जो आरोपी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बातें है कि जो बच्चे हैं उसके ममता के, उन बच्चों को जो है सरकार जो उनकी परवरिश करे और उनका जो पुनर्वास के लिए एकदम जो है उनको सरकार को, जो जिस तरह से हमने देखा इशिता और ममता का जो तेजाब कांड हुआ था, उसमें जो सरकार ने बहुत बड़ी राहत उनको दी थी, और उसी तरह से हम लोग ये कह रहे कि तुरंत जो है इनके जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए जो राहत प्रदान की जाए। एसिड अटैक नहीं चलेंगे, एसिड अटैक पर रोक, एसिड अटैक पर